Hello, students and aspirants. Welcome back and welcome to this channel. फर्स्ट क्लास में हमने रेनेसा के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट. ये हिस्ट्री ऑप्शनल की वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है. जीएस स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस. आप लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं ज्वाइन करना. एनलाइटनमेंट एक ऐसा टॉपिक है ऑप्शनल के लिए. अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से. ठीक है. तो इसके अंदर से जो भी फिलोसफर्स है या रिफॉर्मर्स है, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो एज इट इज स्टेटमेंट आता है एंड आपको उसको डिस्कस करके या क्रिटिकली इवेलुएट करके आपको उसका आंसर करना पड़ता है. रेनेसा बहुत सालों पहले ही यूपीएससी के सिलेबस में से हटा दिया गया था. बट एनलाइटनमेंट समझने के लिए जरूरी है कि हम रेनेसा समझे. दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड रेनेसा इन द लास्ट क्लास. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनलाइटनमेंट, सो दिस फेज इज कॉल्ड एज लास्ट और फाइनल स्टेज ऑफ रेनेसा. ये इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इनिशियली पहले तो प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी कि फ्यूडल सोसाइटी है, चर्च डोमिनेशन है, रिलीजियस डॉगमा चल रहा है. ठीक है. लेकिन अब धीरे धीरे फिलोसफर्स ने जो आइडियाज दिए थे उस पे इम्प्लीमेंट करने का काम आ गया था. सो दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज अ लास्ट स्टेज ऑफ रेनेसा. डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक ही है रेनेसा और एनलाइटनमेंट में. रेनेसा इज ओनली क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ चर्च. उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया था उस फेज के अंदर. 15 टू 17 सेंचुरी में कोई भी चर्च के अगेंस्ट सोल्यूशन नहीं दिया गया था कि किस तरीके से उसको टैकल किया जाए या उसके चेन से बाहर आया जाए. बट धीरे धीरे फिलोसफर्स ने जब देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू आपका फ्यूडलिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, साइंटिफिक प्रोग्रेशन जो हुआ, कोपरनिकस, केपलर्स, न्यूटन एंड देन गैलीलियो ने उनके एप्लीकेशंस जब अप्लाई की तो देखा कि धीरे धीरे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में काफी काफी लेवल पे प्रोग्रेशन जो है वो दिखाई दिया गया. सर्फ्स एंड जो फ्यूडल सोसाइटी थी उनके बीच का रिलेशन चेंज होने लगा. स्लेव्स जो है वो अब धीरे धीरे काम करना उस तरीके से बंद कर दिया कि दे आर नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स. तो ये चीजें देखी गई एंड उसके अंदर काम किया गया फिलोसफर्स ने, चाहे रूजो, इमैनुअल कांत, इन लोगों ने अपने आइडियाज दिए धीरे धीरे. तो धीरे धीरे उन्होंने जब सोल्यूशन दिए और जब सोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आने लगे सोसाइटी के अंदर, सो दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट. उससे पहले कभी भी सोल्यूशन नहीं दिए गए थे. इन रेनेसा पीरियड दे ओनली टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स कि दीज आर द प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. उसके बाद थिंकर्स ने एक दूसरा मॉडल दिया कि ऑल्टरनेटिव मॉडल भी कहा जाता है एनलाइटनमेंट को. उससे पहले कभी भी मॉडल नहीं दिया गया था. हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं कही गई थी. हार्ट एंड माइंड के बारे में, लॉजिक्स, रीजनिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई थी. ठीक है. एनलाइटनमेंट में दो चीजें एक आइडेंटिफाई की गई. सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई कि देखो दो तरह की प्रॉब्लम्स है. वन इज रिलीजन एंड सेकंड इज हायरार्की. रिलीजन जो होता है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट है जिसकी वजह से लोग जो है वो फ्रीडम नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं. जो चर्च में बोल दिया जाता है वही सही मान लिया जाता है, कभी भी उसको क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है. एंड हायरार्की सोशल ऑर्डर है एक तरीके का जिसमें जो लोअर हायरार्की में आता है उसको फ्रीडम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लिबर्टी नहीं है, उससे उसके नेचुरल राइट्स जो है वो ले लिए गए हैं. तो दैट्स वाई इन प्रॉब्लम्स को दो आइडेंटिफाई करके फिलोसफर्स ने अब अपने आइडियाज दिए थे. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्लास. एंड एनलाइटनमेंट के अंदर हमने जो जो फिलोसफर्स ने जो जो चीजें पढ़ी बताई है उन पे ही हमें बात करनी है और उन थिंकर्स को ही हम आगे यूज करके फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर, अमेरिकन रिवोल्यूशन के अंदर उनके आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं. नाउ if you're talking about the source of knowledge, earlier in the period of Renaissance, it was considered as a religious book. ही जो religious book में लिखा गया है वही ठीक है, काफी हद तक वही माना गया था. ठीक है. बट अब ये माना गया है इन द लेटर पीरियड ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी, ये माना गया था कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक अप्रोचेस वो एक बेस होती है किसी भी नॉलेज के लिए. पहले ये माना गया था कि यूनिवर्स जो है वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है, गॉड ने जो क्रिएट किया वही यूनिवर्स है, उसको समझना बहुत मुश्किल है.
बट धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ह्यूमन क्यूरियोसिटी बढ़ी, और जब ह्यूमन को अपने पोटेंशियल के बारे में पता चला, देन इन दिस एज इट वाज बिलीव दैट नो, यूनिवर्स को भी हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द यूनिवर्स इन अ बेटर वे। पहले ये माना गया था कि एवरीवन इज नॉट इक्वल, ठीक है, सब इक्वल नहीं है, कोई सोशल ऑर्डर में हाई पोजीशन पे है, कोई लोअर पोजीशन पे है। बट इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट ये बिलीव किया गया कि एवरीवन इज इक्वल, और इक्वालिटी लिबर्टी पे ज्यादा फोकस किया गया था, और बोला गया था कि इक्वालिटी जो है वो नेचुरल राइट है, उसको किसी भी प्रकार से लिया नहीं जा सकता है। बहुत सारे थिंकर्स हुए थे, बट हमारे सिलेबस के अंदर रूजो एंड इमैनुअल कांत इंपॉर्टेंट है। ये थिंकर्स जो है, मैं इनके बारे में बस जनरली यही बताऊंगी कि इन केस अगर कभी आ जाता है, नाम आ जाता है इनका, तो आप कभी भी कंफ्यूजन में या उस तरीके से मत आइए कि ये तो करवाया, ये सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस में जो जो स्पेसिफिक चीजें गिवन है दैट आई विल कवर। तो जकार्ट ने फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही इज आल्सो कॉल्ड अ फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ही सेड दैट कॉगिटो ergo sum, he said that I think therefore I am। he mainly focused on कि जो माइंड सोचता है वही इंसान बनता है और वैसे ही रिएक्ट करता है। ये ज्यादा डीप नहीं गए, इन्होंने इसी चीज पे फोकस किया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ह्यूमन माइंड को इम्पोर्टेंस दी, कि ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा एफिशिएंट एंड इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो काफी ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, और वो उसी तरीके से एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, कॉपरनिकस ने या न्यूटन जो भी लॉज आए थे, तो सोसाइटी भी उस तरीके से प्रोग्रेशन की तरफ देखने लग गई थी, बिकॉज ह्यूमन माइंड को ज्यादा फोकस किया गया था। जॉन लॉक, जॉन लॉक आप लोग पीएसआईआर वाले और काफी दूसरे ऑप्शन वाले इसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं, बट हिस्ट्री के अंदर इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेनिसां वाले सारे चैप्टर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं सिलेबस में से। ही ऑल्सो फोकस ऑन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ही सेड दैट दीज आर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड वन शुड नॉट फाइट टू अटेन फॉर दीज राइट्स। मतलब इन राइट्स को अटेन करने के लिए आपको फाइट की जरूरत नहीं है, ये आपके नेचुरल राइट्स है, ये आपको वैसे ही मिलने चाहिए। देन बेंथम प्रोवाइडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ये बोलते हैं कि हमें लॉ के अंदर वी नीड टू फोकस ऑन रिफॉर्म्स इन द लॉ। पर्पस ऑफ लॉ शुड बी टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। किसी भी लॉ बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी जो अपर पोजीशन पे है हायरार्की में या सोशल ऑर्डर में उसको मोर पावर दी जाए। लॉ बनाने का मतलब यह है कि आप सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ इक्वल रिकॉग्नाइजेशन टू ऑल, ठीक है। और उस बेसिकली आप हैप्पीनेस दे रहे हो सबको, आप लॉ बना के। Then now Immanuel Kant, he is the most important personality और thinker in our syllabus, ठीक है। इसके काफी वर्क्स हैं, तो आप कभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर अगर इमैनुअल कांत का क्वेश्चन आता है, आप इंट्रोडक्शन के अंदर अगर स्टार्ट करते हो तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कि इनके वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक क्रिटिक ऑफ इज वर्क वाज क्रिटिक ऑफ प्योर रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस एंड व्हाट इज एनलाइटनमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट ही सेड अबाउट द आइडियाज ऑफ अबाउट द रीजन। एज पर हिम ही बिलीव्ड इन प्रायोरी। देखो, रेनेसा के अंदर थोड़ा थोड़ा ये बोला गया था, कुछ थिंकर्स ने बोला था कि नॉलेज का जो सोर्स है वो रीजन होना चाहिए। इमैनुअल कांत कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, बट नॉट ओनली रीजन। ही फोकस्ड ऑन द हार्ट ऑल्सो, ही फोकस्ड ऑन द इमोशंस ऑल्सो। तो जब आप लेटर पीरियड में आओगे इनलाइटनमेंट के, तब आपको देखेंगे जो जो थिंकर्स हुए, लाइक इमैनुअल कांत हो गए, देन आपके रूजो हो गए, उसके बाद आप धीरे धीरे कॉलोनीज के अंदर जो थिंकर्स देखोगे, दे मोस्टली फोकस्ड ऑन द हैप्पीनेस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस ऑफ हार्ट। रीजन के साथ साथ उन्होंने दूसरी चीजों को भी फोकस किया, सिर्फ रीजन नहीं हो सकता किसी भी चीज का। ही सेड दैट कुछ नॉलेज जो होते हैं वो इंसान में इनहेरेंट होते हैं एंड कॉग्निटिव होते हैं। अगर इंसान उन नॉलेज को यूज करता है तो ही विल बी कॉल्ड एज एनलाइटन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हर ह्यूमन, कुछ ह्यूमन बींग होते हैं जिनमें कुछ ट्रेड्स होते हैं लाइक किसी की एथिक्स अच्छा होता है, लाइक ही नोज, कंसाइंस उसकी स्ट्रांग होती है कि कब किस कंडीशन के अंदर क्या सही है और क्या गलत है। सो दैट पर्सन इज एनलाइटन, अगर वो प्रॉपरली उसको यूज किया जाता है तो।
अगर उसको सिखाना पड़े तो दैट्स अ डिफरेंट केस, बट अगर इंसान के अंदर कुछ नॉलेज अगर इनहेरेंट है और इंसान अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से वो काम करता है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एनलाइटन। ही सेड दैट रीजन जो है नॉलेज का वो कभी भी लॉजिक नहीं होना चाहिए, इंट्यूजन एंड कंसाइंस जो होती है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इंट्यूजन, जो आपका इंट्यूजन कह रहा है माइंड के साथ जो आपका हार्ट भी बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ही रिप्रेजेंटेड अ रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेंट रैशनलिज्म ऑफ एनलाइटनमेंट। कभी भी किसी बुक में लिख दिया है कि ये रीजन है, तो ये रीजन नहीं, अदर चीजें क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर क्या बोल रहा है, उस पे भी फोकस करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई ही मेनली फोकस्ड ऑन द रोमांटिसिज्म। ठीक है, कि रोमांटिसिज्म पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ पे है हार्ट, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, उस पे फोकस किया गया था। ही मेनली रिजेक्टेड है एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप जो नॉलेज गेन करते हो, दैट इज एम्पायरिसिज्म। तो इसने मोस्टली इसको रिजेक्ट करके ही फोकस्ड ऑन द, ही रिजेक्टेड द लॉजिक ऑफ माइंड्स, बट he gave the more prominent importance to heart and the emotions. Okay, now what he said about the morality, he said that he mentioned about the categorical imperative. Categorical imperative का मतलब होता है कि हे उन्होंने ये बताया कि जिस सर्कमस्टांसेस में आप काम करते हो, या फिर उन्होंने ये बताया कि जैसे जिस सर्कमस्टांसेस में आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो वैसा बिहेव करेगा, आपको सेम सर्कमस्टांसेस में वैसा ही काम करना चाहिए और वैसा ही बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आप अगर बिलीव करते हो कि कोई करप्ट है, अगर उसको सजा होनी चाहिए, तो व्हेन यू आर डूइंग करप्शन तो आपको भी सजा होनी चाहिए, आपका स्टैंड जो है वो सेम रहना चाहिए। सो ही बिलीव्ड इन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो चर्च के जो शेकल्स थे उनको रोकने के लिए उन्होंने बोला कि अगर चर्च एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे शुड गेट पनिश्ड। ठीक है, अगर बाकी नीचे की सोसाइटी में कोई करप्ट चल रहा है या एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, तो उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिहेवियर जो होता है वो सबका सेम होना चाहिए किसी भी सेम सर्कमस्टांसेस में। ही That's why he mentioned that always act in such a way that you would be willing for it to become a general law that everyone does that in the same situation. Now, his ideas about enlightenment, as I've already told you, कि इनको लगता है कि आप हार्ट से सोचो, हार्ट जब आपको बोलता है, इंट्यूजन जो आपको बोलता है, कंसाइंस जो आपको बोलता है, एंड ह्यूमन अकॉर्डिंगली वहां पे काम करता है, दैट मोमेंट एंड दैट आइडिया इज कॉल्ड एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एनलाइटेंड पर्सन। ठीक है, सो ही गेव वन कोटेशन दैट मैंस रिलीज फ्रॉम हिज सेल्फ इनकर्ड टटलेज। टटलेज मतलब यहाँ पे होता है इमेच्योरिटी, जहाँ पे इंसान को समझाना पड़ता है कि ऐसे एक्ट करो, एक्सटर्नल सोर्स लगता है उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड इमेच्योर। He said that motto of enlightenment is sapere aude, that is, you have the courage to use your own understanding, dare to know, curiosity, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए चोरी जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है, बट किसी के लिए बहुत छोटी बात होती है कि चोरी करना। तो ह्यूमन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोनों सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करता है और एक्ट करता है। तो यहाँ पे हर ह्यूमन का जो इमोशन है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। तो दैट्स वेयर इमैनुअल कांट केम एंड सेड कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिएक्शन दो, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करो। He also gave one quotation that enlightened man is autonomous. He also believed in the freedom. At the same time, he also believed in the freedom, and he said that enlightened man जो अपने हिसाब से काम करता है, अपने conscious के हिसाब से, that man is autonomous. He is not dependent on anyone. ठीक है? Enlightenment is the final coming of the age when mankind individually and collectively reach a situation when they begin to think for themselves. आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, जहाँ पे आपको अपने बारे में भी सोचना है एंड कलेक्टिव सोचना है, वहीं पे आपकी वो जो मोमेंट होता है या वो जो एक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो द एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि चर्च को अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, गॉड एग्जिस्ट,
ये अथीस्ट नहीं थे। इन्होंने कभी भी गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं किया था कभी भी। इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि उनकी जो ऑटोनॉमी है या जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है उसको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने ये वाली चीजें पे फोकस किया गया था। ठीक है, सो ही सेड दैट कि इंडिविजुअली वो अपने आप पे फोकस करे, गॉड को प्रमोट करे, उनके आइडियाज को प्रमोट करे, लेकिन साथ में समाज के लिए भी काम करें, दैट इज अ कलेक्टिव गुड्स, उसके लिए भी काम करे। जब ये दोनों चीजें मैच हो जाती है और कंबाइंड हो जाती है, दैट दैट सोसाइटी, दैट एज इज कॉल्ड एनलाइटन सोसाइटी। अब उस पीरियड को ही एनलाइटनमेंट कहा जाता है। नाउ अगर पीवाईक्यू की बात करें तो एक क्वेश्चन इमैनुअल कांत पे 2 से 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं पिछले 10 से 12 सालों में। तो ये क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली इवेलुएट he means Voltaire was living in the age of enlightenment, the age itself was not enlightened। एज ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब है जहां पे एनलाइटनमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, फर्क है। एनलाइटन एज का मतलब होता है जब एनलाइटन हो चुका है। जब हम लोग अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे या फिर लेटर बाद में हम यूरोपियन मूवमेंट्स पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे दैट एज इज, वो एनलाइटन एज है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब है टुवर्ड द एनलाइटन। तो वोल्टेयर खुद एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट में रह रहा था। इट मीन्स वहां पे एनलाइटन अभी हुई नहीं है सोसाइटी। ही स्टिल, वो जहाँ पे वोल्टेयर ने आइडिया दिए थे वहां पे अभी भी रिलीजियस डॉगमा है, चर्च डोमिनेशन है, फ्यूडल सोसाइटी है, एक्सप्लॉयटेशन है। एज एनलाइटन नहीं थी वो, बट स्टिल ही गेव द आइडिया। तो उस टाइम पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी एनलाइटनमेंट को समझने के लिए। सिर्फ कुछ लोग ही एनलाइटनमेंट को समझ रहे थे, सब लोग नहीं। बट एनलाइटन एज, जब हम बाद की पीरियड देखेंगे आफ्टर 18th एंड 19th सेंचुरी, द एज वॉज एनलाइटन। एनलाइटन एज हो चुकी थी, लोग समझने लग गए थे। मेजोरिटी पीपल अंडरस्टूड द नेचुरल लॉ and the doctrine of social contract that we will read later on। उनको समझ आ गया था कि यस, लिबर्टी इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। दैट एज वाज एनलाइटन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, यहाँ पे वोल्टेयर वाज लिविंग इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले, तो आप इंट्रोडक्शन में चाहो तो वोल्टेयर के बारे में अगर आपको पता हो तो बता सकते हो, अदरवाइज आप एनलाइटनमेंट की कोई डेफिनेशन या फिर कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। देन इनफैक्ट आप यहाँ से रेनेसां के लास्ट फेज से भी शुरू कर सकते हो। देन यू कैन मेंशन अबाउट द ही वाज लिविंग इन द एज ऑफ एनलाइटन। मींस आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ओनली फ्यू पीपल वर एनलाइटन, नॉट एवरीवन। और फ्यू पीपल में आप साइंटिफिक डिस्कवरीज के एग्जांपल दे सकते हो, आर्ट्स पेंटिंग्स के एग्जांपल दे सकते हो, बट स्टिल मेजॉरिटी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर वर्क। ठीक है, तो उसकी वजह से सोसाइटी जो थी वो पूरी तरीके से एनलाइटन नहीं हुई थी। तो आप इसको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। नाउ इमैनुअल कांत के बारे में जनरली आपको इतना ही पढ़ना है कि आपको 3 चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि उन्होंने 3 चीजों पे ही मोस्टली सबसे ज्यादा बात की है। सबसे पहले तो आइडिया अबाउट रीजंस, कि उन्होंने रीजंस के बारे में क्या बोला है। देन उनके आइडियाज मोरालिटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है। एंड देन उन्होंने एनलाइटनमेंट के बारे में क्या बोला है। दैट्स इट। आपको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक कोटेशन दिया जाएगा, और अगर कोटेशन को अगर आप एनलाइटनमेंट, रीजनिंग एंड उनका सोर्स ऑफ नॉलेज से कनेक्ट करके लिखते हो, एंड जब आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे, देन आप बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे पाओगे रिवोल्यूशन के यहाँ पे, जहाँ पे इन लोगों के आइडियाज जो है वो एक्चुअल में यूज किए गए हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देके भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ रूजो, इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया था, काफी सारे आइडियाज दिए थे। इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देन हिज डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 2 चीजें बताई। ही सेड दैट देयर आर 2 काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, one is a natural inequality and second is inequality created by the society। तो नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में इन्होंने ये बोला था कि नेचुरल इनइक्वालिटी को हम टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है होती है। दैट इज वो इनइक्वालिटी जो हमें बर्थ से मिलती है। लेकिन आप जो सोसाइटी जो क्रिएट करती है इनइक्वालिटी, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, फिर उन्होंने एक ये भी बताया था कि इनइक्वालिटी किसकी वजह से होती है। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, बट ही वॉज अगेंस्ट द एक्सेस मटीरियलिज्म। ही सेड दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती है सिविलाइजेशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिज्म, वहीं से
मटेरियल प्रोग्रेस से ही इनइक्वालिटी जो है वो सबसे ज्यादा शुरू होने लगती है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट निकलती है, इनइक्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो आज काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है रिच एंड पुअर के बीच में भी। ठीक है, तो इनका कहने का भी यही मतलब था कि मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से इनइक्वालिटी डेवलप होती है, और उस इनइक्वालिटी पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उस इनइक्वालिटी को हमें रोकना चाहिए, बिकॉज हमें सभी जो है वो इक्वल है। बॉर्न हम इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं मटीरियलिस्टिकली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट गॉड ने हम सबको इक्वल बनाया है अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, he wanted people to be at their most natural state and said natural dignified man and civilized corrupted man. he said that कि नेचर ने हमें डिग्निफाइड बना के ही भेजा है, लेकिन जैसे जैसे हम मटेरियल प्रोग्रेस के अंदर जाते हैं, मटेरियल सिविलाइजेशन के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे इंसान जो होता है वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो इस इनइक्वालिटी को छोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाउ इनके नॉलेज की आइडिया पे इन्होंने ये दिया गया था कि he also said the same thing what Immanuel Kant said. He said that कि सिविलाइजेशन का जो रीजन है और फाउंडेशन है वो रीजन है, लेकिन सिर्फ एक रीजन सफिशिएंट नहीं है। हमें कभी भी किसी भी बात पे रिलाई करने के लिए रीजन जानने की जरूरत नहीं है, उस पर ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने इंस्टिंक्ट इमोशन के हिसाब से भी काम करना चाहिए और मटेरियल प्रोग्रेस या सिविलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। सो सिमिलरली इन्होंने भी जो इमैनुअल कांत की बात है कि सिर्फ रीजन सफिशिएंट नहीं है, ऑल्दो इमैनुअल कांत वाज मोर अग्रेसिव इन अपोजिशन इन अपोजिंग द रीजन वाला रीजन। ठीक है, बट ही वाज अ मॉडरेट। इमैनुअल कांत ने तो एकदम रिजेक्ट कर दिया कि एम्पायरिसिज्म कुछ होता ही नहीं है, ही मेनली गिव फोकस ऑन द इमोशन एंड इंस्टिंक्ट। बट रूजो ने थोड़ा बोला कि नहीं, रीजन सफिशिएंट नहीं है, रीजन इज फाइन बट रीजन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इमोशन और इंस्टिंक्ट के बेसिस पे भी इंसान को काम करना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए, मॉडर्न प्रोग्रेस लेना चाहिए। मैन जो है इट इज गुड इन नेचर बट देयर हैज बीन करप्टेड बाय द सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। करप्ट हो गए हम सिविलाइजेशन और सोसाइटी की वजह से, दैट्स व्हाई हमें अपने इंस्टिंक्ट और इमोशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ रीजन पे ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए। देन इनका दूसरा एक आइडिया था, एज आई टोल्ड यू, इनइक्वालिटी पे इन्होंने बात की, नाउ रीजन पे बात की। नाउ ही सेड दैट फ्रीडम इज द हाईएस्ट वर्च्यू। हर इंसान जो है वो फ्री बॉर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू मटेरियल प्रोग्रेस कोई अपर लेडर पे है, कोई लोअर लेडर पे है, तो अपर लेडर वाला लोअर लेडर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्रीडम इज द हाईएस्ट वर्च्यू एंड डिपेंडेंसी इज द वर्स्ट। अब किस अपने डिसीजन के लिए अगर किसी पे डिपेंडेंट हो, कोई भी रीजन हो, कोई प्रोफेशनल रीजन हो, कोई पर्सनल रीजन हो, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, दैट इज द वर्स्ट, बिकॉज आपकी किसी पे ओवर रिलायंस हो जाती है, एंड ओवर रिलायंस जो है वो एक काइंड ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो चेन्स में है फिर वो। तो दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि जो भी सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस बने हैं वो इंसान को फ्री करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि फ्रीडम जो है वो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन लॉ बनाती है, दैट्स फाइन, लेकिन हमें कभी भी ओवर रिलायंस नहीं करना चाहिए, ना तो सोसाइटी पे और ना ही इंस्टीट्यूशंस पे। तो इनका जो एक स्टेटमेंट था, ये एक दो बार पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर, मैन इज फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो आप इसके अंदर नेचुरल राइट्स के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे, सबसे पहले बॉर्न फ्री, आप नेचुरल राइट्स के बारे में बताओगे, देन एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, आप इसके अंदर जो सोसाइटी जो प्रेशर देती है, इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में आप एग्जाम्पल दोगे। एंड ही गेव मेनली फोकस ऑन द प्रिमिटिव लाइफ। हैप्पीनेस के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। ही सेड दैट एट द सेम टाइम, ये बात तो उन्होंने बताई कि डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है कि मूव टुवर्ड्स द प्रिमिटिव लाइफ, सिंपल लाइफ जियो। मटीरियल आपकी थॉट ज्यादा नहीं होना चाहिए, मटीरियलिज्म ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी सिविलाइज्ड है, दैट अग्री, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी आई अग्री, सोसाइटी सिविलाइज्ड है, लेकिन सोसाइटी सिविलाइज के साथ साथ आपको प्रिमिटिव लाइफ नहीं छोड़नी चाहिए, अपने जो रूट्स होते हैं, नेचर होता है, एनवायरमेंट होता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। देन हिज मॉरल आइडिया, he said that we need to reconcile the liberty of the individual and the institution of the government, and he mentioned the social contract theory. He said that
कि हमें इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी पे काम करना है एंड हमें ओवर रिलायंस नहीं करना है ईदर ऑन द इंस्टीट्यूशन और ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट जनरल विल इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, कि कोई भी लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो अथॉरिटी क्यों है, बिकॉज इट इज कंसेंटेड बाय ऑल द पीपल। आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर देखो, आप ही गिव द प्रिंसिपल ऑफ दिस डेमोक्रेसी हियर। अगर आप स्लाइटली अगर देखो तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो वो उनकी लेजिटिमेट अथॉरिटी है। गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो व्हाई वी ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने उनको वो अथॉरिटी दी है। दे आर द लेजिटिमेट अथॉरिटी बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय ऑल अस, इलेक्टेड बाय अस। ठीक है। बट उन्होंने ये भी बोला कि पीपल, अब कंसेंटेड बाय ऑल द पीपल कभी नहीं होता। आप ये बात ध्यान रखो, अगर कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर हेड ऑफ द स्टेट बनता है, सबने उसको वोट नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ दूसरी पार्टी को दिया है, बट यस मेजोरिटी ने उनको दिया है। तो यहाँ पे ये बात रूजो ने बताई है कि जो माइनॉरिटी है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो माइनॉरिटी भी उस गवर्नमेंट को मान रही है, उनको लेजिटिमेट अथॉरिटी को मान रही है फॉर द सेक ऑफ द म्यूचुअल प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को और लोगों को एक दूसरे के लिए इस तरीके का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए दैट दे विल वर्क फॉर ईच अदर, कलेक्टिवली वर्क करेंगे वो। बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटीज भी हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था उनको चूज करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे भी मना किया गया है कि जनरल विल भी इंपॉर्टेंट है, और सोवरेनिटी जो होती है दैट विल कम बाय द जनरल विल। तो जनरल विल का मतलब इन्होंने क्या बताया था, जहां पे सभी को इक्वल राइट है इंडिविजुअली, बट सब अपना राइट्स जमाना भी चाहते हैं, बट सब जनरल अच्छे भले के लिए सब अपने जो राइट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपका डेमोक्रेसी का एग्जांपल दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई लीडर बनता है बट सबकी विल नहीं है। वहां पे जो कुछ माइनॉरिटी में थे उन्होंने भी तो अपना आपका देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज किया है। दे डिड नॉट रिवोल्ट कि लीडर को ये क्यों चूज किया गया है, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो उसी लीडर को चूज करना चाह रही थी। तो माइनॉरिटी वाले लोगों ने भी अपना कॉम्प्रोमाइज किया है ताकि ठीक है मेजोरिटी का भी भला हो और साइडली उनका भी भला हो। So, so that's why it is very important for everyone to follow the general will, and general will सभी लोगों को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज दिए हैं, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट इन गिविंग अ फुल डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी में नहीं है, वो कभी भी नहीं कहते कि सारी पावर सिटीजन को दे दी जाए। दैट्स व्हाई ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज सिटीजन इज अ वॉच डॉग नॉट डेमी गॉड। मतलब सिटीजन जो है वो वॉच डॉग हो सकते हैं, दे उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर इंडिया में देखें तो आरटीआई है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है सिटीजन को, ई गवर्नेंस है अभी जो चल रहे हैं, ठीक है, सोशल ऑडिट्स है। बट सिटीजन ही सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर के पास पावर है, हमारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनके पास फुल पावर है कि वो किस तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं। दैट्स वाई अगर स्लाइटली हम देखें तो ही फोकस ऑन द एब्सोल्यूटिज्म एंड द मोनार्की ऑल्सो, बट he gave this quote, democracy is too hot and the monarchy is too cold। मतलब मोनार्की में बहुत सारी प्रॉब्लम है, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म, एक्सप्लॉयटेशन। बट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वहां पे जनरल विल है, बट वो बहुत ज्यादा अगर किसी को जनरल विल दे देंगे तो इट मीन्स वी आर ओवर रिलायंस ऑन सिटीजन विच इज नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल चीज थिंग्स। अगर समरी की बात करें हम तो देखो कभी भी एग्जाम में आपको सारे थिंकर्स कभी भी नहीं पता होंगे, अगर कभी पूछ लिया जाए तो। रूजो ने बहुत सारी चीजें बोली होगी, इतनी सारी बुक्स लिखी उन्होंने, जनरली जाहिर सी बात है बहुत चीजें बोली होगी, पर हमें मेनली उन चीजों पे फोकस करना है कि अगर हम कीवर्ड्स लिख देते हैं 100-200 वर्ड्स का अगर आंसर लिखना है हमें, तो हमें मोस्टली कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि उनके कीवर्ड्स क्या थे। लाइक इनइक्वालिटीज, इमोशंस पे ध्यान, कंसेंट कि लोगों की कंसेंट होनी चाहिए, जनरल विल, फ्रीडम के बारे में इन्होंने बात की है, देन सोवरेंटी के बारे में बात की है, देन स्टेट ऑफ नेचर, लाइक स्टेट ऑफ नेचर शुड बी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में भी इन्होंने एक तरीके से बात की है। ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स अगर इंकलकेट करोगे आंसर के अंदर, आई थिंक योर आंसर विल लुक डिसेंट इनफ। जैसे पीवाईक्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो रूजो पॉलिटिकल फिलोसफी कंटेन द सीड्स ऑफ सोशलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड डेमोक्रेसी।
तो सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म इज वाज अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अगर सोशलिज्म यही बोलता है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स टू एवरीवन। तो सोशल यहाँ पे रूजो की अगर हम बात करें तो ही वाज अगेंस्ट इनइक्वालिटी, राइट। नेचुरल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म, कि फोकस ऑन द एब्सोल्यूटिज्म, कि जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ ऑल। वहां पे बहुत सारे माइनॉरिटीज भी होते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट इसलिए ये माइनॉरिटी जो है वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे होते हैं फॉर द बेटरमेंट। डेमोक्रेसी की आप बात करें, सोवरेनिटी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लोग जो होते हैं वही सोवरेन होते हैं, तो ही मेंशन अबाउट द डेमोक्रेसी आल्सो। यहाँ पे आप धीरे धीरे बहुत सारे कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दे सकते हो। तो एनलाइटनमेंट के चैप्टर के अंदर मैं, जैसे आप इस चैप्टर को क्या पढ़ो, सबसे पहले पढ़ लो इस चैप्टर को, उसके बाद पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, फिर वापस इस चैप्टर को आओ और पढ़ो और इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज आर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि फिर इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना पूरा, उसके एग्जाम्पल्स आप इनके साथ दे सकते हो कि एग्जाम्पल फ्रांस इन दिस पीरियड, ब्रिटेन इन दिस पीरियड, सो ऑन, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज राइट राइट मेल टू मी एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस व्हिच सेज दैट द promptings of the hearts are more to be trusted than the logic of the mind, as I told you। यहाँ पे हार्ट का मतलब यहाँ पे होता है रोमांटिसिज्म, ठीक है। और लॉजिक ऑफ द माइंड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका रैशनलिज्म या फिर इम्पायरिसिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो आई टोल्ड यू कि रूजो ने सबसे ज्यादा फोकस किया है इमोशंस एंड इंट्यूजन पे। यहाँ पे उन्होंने लोगों के बारे में बात की है, उनके इमोशंस के बारे में बात की है, नेचर के बारे में बात की है। ही एक्चुअली कंडेम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी, मटीरियलिज्म ऑफ द सोसाइटी। ही मेनली फोकस्ड ऑन द कि प्रिमिटिव लाइफ पे ज्यादा फोकस किया है, हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा फोकस किया है। देन द लॉजिक ऑफ माइंड पे आप फोकस कर सकते हो, रैशनल माइंड, कि किस तरीके से उन्होंने रैशनलिटी में माइंड के बारे में भी थोड़ा बात की है, जिसके अंदर आप जनरल विल के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में बात कर सकते हो। Explain the major ideas of enlightenment. Discuss the contribution of Rousseau in the enlightenment. This is a very simple question. अगर major ideas of enlightenment की अगर हम बात करें तो enlightenment gives the idea of humanism, means essential worth and the dignity of man. Liberty जिसको कहते हैं dignity of man. Equality, liberty, reforms in the law, natural rights, doctrine of natural rights, इन पे फोकस किया गया है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो कोपरनिकस, गैलीलियो का। रेशनैलिटी, रेशनैलिटी का भी एग्जांपल दे सकते हो। देन आप बाद में इसके अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हो कि लेटर ऑन दे इंस्पायर्ड इन मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी के अंदर आप कोलंबस का, वास्को डिगामा का एग्जांपल दे सकते हो। देन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ऑप्टिमिज्म ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, कि ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है, ह्यूमन इंट्यूजन क्या है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बारे में बात की गई है। सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव विद रेशनैलिटी एंड नॉलेज, ऑब्वियसली वी हैव, हम रेनेसांस से इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। नॉलेज कैन बी डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एंड यस, एंडिंग द स्लेवरी। हम अफ्रीकन स्लेवरी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर के भी एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर जो स्लेवरी खत्म हुई धीरे धीरे, सर्फ कल्चर जो खत्म हुआ धीरे धीरे, इंपीरियलिज्म कोलोनाइजेशन एशियन कंट्रीज के अंदर खत्म हुआ। एनलाइटनमेंट का काफी सारा आइडियाज उसमें रोल प्ले किया था। सीक हैप्पीनेस, रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस। नाउ स्प्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट इन द कॉलोनीज, ये स्पेसिफिक टॉपिक है आपके ऑप्शनल के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं और आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। सिंस ये टॉपिक मेंशन है ऑलरेडी तो मैंने इसके लिए ही ये यूज किया है। दो कॉलोनीज अगर हम देखें उस टाइम पे थी, यूरोपियन ने एशियन अमेरिका दो कॉलोनीज बनाई थी। हम इंपीरियलिज्म की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि कॉलोनीज धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई थी। और एशिया के अंदर तीन कंट्रीज थे जहां पे सबसे ज्यादा एनलाइटनमेंट हुआ था। फर्स्ट इज ऑब्वियसली इंडिया, सेकंड इज चाइना एंड थर्ड इज जापान। अमेरिकन एनलाइटनमेंट थिंकर्स की बात करेंगे तो दे वर द थिंकर्स। अगर आपको कभी एग्जाम्पल देना पड़े तो आप दे सकते हो बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जेम्स लॉगन, जेम्स मैडिसन, सैमुअल एडम्स, थॉमस जेफरसन, आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। चाइना के अंदर यूंगविंग, ल्यूशान, माओ तुन। ये माओ वो वाले माओ नहीं है, दे आर द ही इज द डिफरेंट, ठीक है। जापान में मरकुशा, this is an organization of 33 intellectuals. These are founded by the Mori
अरिनोरी, फुकजावा या युकेची, एक ये भी है युकेची, काफी फेमस थिंकर थे। इंडिया की हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, इंडिया उस टाइम पे 18-19 सेंचुरी अगर आप देखो तो रिफॉर्म्स मूवमेंट चल रहे थे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, आर्य समाज, रिफॉर्म में ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये आत्मीय सभा, ये सब जो मूवमेंट्स थे क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो किए गए थे, तो ये सब जो इंडिया के अंदर मूवमेंट चल रहे थे वहां वो इनलाइटनमेंट एज ही थी, जिसकी वजह से हम वी वर एबल टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म एंड कोलोनाइजेशन। सो या, सो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल चैप्टर, इसके अंदर दो थिंकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच आई मेजरली डिस्कस। अगर फिर भी कुछ रहता है तो जब ये वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आई विल डिस्कस द पीवाईक्यू, हर सेगमेंट का एक थोड़े बहुत पीवाईक्यूज आई विल डिस्कस। सो या, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस।